हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्नर का सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया है वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वर्नर के सिद्धांत के अनुसार देखेंगे, यानी कि जो इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सन 1898 में दिए थे। ठीक है, तो इनके सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने बताया था कि जो उप सहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। पहले जो संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी जो होती है ये द्वितीयक संयोजकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो इन्होंने जो उप संयोजन यौगिक में जो संयोजकताएं प्रदर्शित करता है केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की करता है। तो पहली है प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, और इसी को हम आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। आयनिक संयोजकता। आयनिक संयोजकता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विलयन में आयनित हो जाता है, इसलिए प्राथमिक संयोजकता को हम आयनिक संयोजकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी जो है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ द्वितीयक संयोजकता। इसको हम अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। अनआयनिक। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता को हम अनायनिक संयोजकता कहते हैं। अनायनिक संयोजकता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये विलयन में आयनित नहीं होती है, इसलिए इसको हम अनायनिक संयोजकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता है केवल ऋणायनों से क्या होती है? संतुष्ट होती है। यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो केवल किससे संतुष्ट होती है? ऋणायनों से संतुष्ट होती है। ठीक है, और इस प्राथमिक संयोजकता को हम त्रुटि रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूरा नियम मैं एक बार एक ही साथ समझा दे रहा हूं, फिर इसके बाद जो मैंने लिखा एक एक करके समझ लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे कि इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो उप संयोजन यौगिक में, ये दोनों प्रकार की संयोजकताओं से संतुष्ट करता है। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है। कौन? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, यानी कि जो उप संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब चलिए द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है, ठीक है, द्वितीयक संयोजकता जो होती है यह धनायन ठीक है, धनायन और ऋणायन तथा कभी कभी जो होता है उदासीन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है। उदासीन अणु द्वारा। ठीक है, उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये धनायन, ऋणायन तथा कभी कभी उदासीन अणुओं द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। और द्वितीयक संयोजकता को हम लोग पूर्ण रेखा द्वारा या ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसकी ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। ठीक है, ये रहा पूरा वर्नर का सिद्धांत। मैंने बिल्कुल एकदम शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है, अब मैंने जो लिखा है इसको एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि
उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है, जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, पहली जो संयोजकता है प्राथमिक संयोजकता, या इसी को आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विलयन में आयनित हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता को हम अनायनिक संयोजकता कहते हैं। अनायनिक संयोजकता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जब हम द्वितीयक संयोजकता को हम विलयन में अगर घोलें तो ये विलयन में क्या होता है? आयनित नहीं होता है, इसलिए हम इसको अनायनिक संयोजकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि प्राथमिक संयोजकता विलयन में आयनित हो जाता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया प्राथमिक संयोजकता जो है विलयन में आयनित होती है, इसलिए हम इसको आयनिक संयोजकता कहते हैं। और प्राथमिक संयोजकता को हम टूटी रेखा द्वारा, यानी कि इस तरह से जो लाइन बनी है इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। और यहाँ पर मैंने बताया ही है कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है किससे संतुष्ट होती है? ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करेगा, यानी कि प्राथमिक संयोजकता को भी और द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण रेखा द्वारा, यानी कि इस तरह की लाइन द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं द्वितीयक संयोजकता को। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, द्वितीयक संयोजकता की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, यानी कि द्वितीयक जो संयोजकता होती है इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, अब हम इनका उदाहरण में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला जो उदाहरण लिखा गया है कि बड़े कोष्टक में CO, फिर स्मॉल कोष्टक में NH3 5H2O, फिर कोष्टक बंद, फिर Cl3। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर समझ लो कि जो प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है। बात समझ में आई कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, बाकी क्या होती है? बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, और मैंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता को त्रुटि रेखा द्वारा और द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए इनकी हम लोग ज्यामितीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो धातु होता है, यहाँ पर देखो ये कोबाल्ट धातु है, ये लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, क्योंकि यही केंद्रीय धातु परमाणु जो है मैंने यहाँ पर बताया कि ये दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है, तो इसलिए इसको हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे CO। और मैंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? टूटी रेखा द्वारा दर्शाई जाती है, हमेशा बड़े ब्रैकेट के बाहर होती है। और बाकी ये जो है ये द्वितीयक संयोजकताएं, इनको पूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले इनको प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो NH3 कितने 5 हैं और H2O कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे NH3, यहाँ पर भी NH3। ठीक है, NH3 और यहाँ पर भी NH3। अब देखो ये कितने NH3 5 है, 5 मैंने लिख दिया। एक H2O है। H2O कैसा होता है? उदासीन अणु होता है। और मैंने बताया कि द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणु से भी क्या होता है? कभी कभी संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर H2O लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बचा कौन? प्राथमिक संयोजकता वाला। तो प्राथमिक संयोजकता को टूटी लाइन द्वारा दर्शाते हैं। और प्राथमिक संयोजकता कौन सी होगी? इसमें Cl3 होगी, क्योंकि Cl3 ऋणायन होता है। और मैंने बताया है कि ये हमेशा बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरह से दर्शा दीजिए। 3 है क्लोरीन, तो 3 ठे दर्शा दीजिए। यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। तो इस तरह से इसकी क्या होती है? संरचना हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम इसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है? कोबाल्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको बीच में रखिए। और बाकी देखिए जो NH3 है ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। और ये कितने? 6 हैं। तो 6 द्वितीयक संयोजकता है। तो इस तरह से यहाँ पे NH3, फिर ऐसे NH3 6 दर्शा दीजिए। ठीक है,
NH3, यहाँ पर NH3, NH3, फिर यहाँ पर भी NH3, छठे हो गए। अब बचा है 3 क्लोरीन, तो क्लोरीन को कहीं पर भी दर्शा दीजिए। ठीक है, तो क्लोरीन को, सॉरी यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया जो प्राथमिक संयोजकता होती है टूटी रेखा द्वारा दर्शाई जाती है ना, तो इसको अब टूटी रेखा द्वारा दर्शाइएगा प्राथमिक संयोजकता को। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि मैं दोबारा बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए जो प्राथमिक संयोजकता होती है इसको हम टूटी रेखा द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन को भी टूटी रेखा द्वारा दर्शा दीजिए, क्योंकि 3 है तो 3 दर्शाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसके बाद यहाँ पर इसका भी बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोबाल्ट ही है, तो कोबाल्ट को बीच में रखिए, और बाकी NH3 कितना है, 6 है, तो इसको पूर्ण रेखा द्वारा द्वितीयक संयोजकता को दर्शाते हैं, तो इस तरह से खींच लीजिए। ठीक है, NH3, यहाँ पर भी NH3, NH3। अब इसके बाद देखो कुछ है नहीं। ठीक है, तो जब नहीं है तो केवल आयन बचा, तो इसको क्या करिए, बड़ा ब्रैकेट बनाइए, और बड़े ब्रैकेट के ऊपर जितना आयन लिखा है उतना ऊपर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी संरचना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।